बातें आपसे होगी, वो बातें जो होंगी उसका नाम होगा। आज जो बातें हम लोग पढ़ेंगे पी बला के तत्व, लेसन नंबर 7 है। और पी बला के तत्व में जो अच्छी बात होंगी, आज हम पूरा जो बातें पढ़ेंगे वर्ग 15 के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग 15 के बारे में पहले सबसे पहले इसका डाटा जानो। वर्ग 15 में आखिर हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या होता है। ये पी बला के तत्व है। देखो, ये प्रमुख रूप से याद रखना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और आप सबको याद होना चाहिए कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप यच्ची लिख लीजिए बाबू, यच्ची। यच्ची लिखेंगे तो कितना लेके चला गया, 2। यच्ची का मान हीलियम का 2 होता है ना, बचेगा कितना, 5। तो यहाँ पर 2s for 2 लिख लीजिए और 2 पर 3 लिख लीजिए, तो 3 2 5 अपन 2 7 हो जाएगा। हाई फास्फोरस है, इसका क्या लिख लो, नियान लिख लो, तो 10 चला गया, बचेगा 5। तो 3s पर 2 और 3p पर 3। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। इसका लिखना है तो मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। आर्गन लिख लो, 18 चला गया, बचेगा 15। तो यहाँ पर 3d पर 10 लिख लेना, पहले 4s पर 2 लिख लेना, 4p पर 3 लिख लेना। और यहाँ पर 51 है, तो फिर आप यहाँ पर हे निशा और कर कैप्टान लिख लेना। कैप्टान का 36 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना, 15। तब 4d पर 10 हो जाएगा, 5s पर 2 हो जाएगा, 5p पर 3 हो जाएगा आपका। और बिस्मत है तो जिनान लिख देंगे, तो जिनान आपका 54 आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर 4 पर पहले 14 लिखेंगे, 5d पर 10 लिखेंगे, 6s पर 2 और 6p पर आप 3 लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका रहा। बात समझ रहे हैं, एक आ रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा, पी बला के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। अब सुनेंगे सब लोग, आप खाली समझेंगे। अच्छा, हीलियम लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत है नहीं, 5 बचेगा क्योंकि 7 इसके पास मौजूद है। तो आपका 1s 2s पर 2, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद लिखा है सर कि आपका n s पर 2 होता है, n p पर 3 होता है। तो n का मतलब होता है 2 रखेंगे, सब लोग समझेंगे। n का मतलब होता है कि 2s पर 2 और 2p पर 3। मैंने आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो होता है वर्ग 2 का आवर्त 2 का तत्व होता है, इसलिए 2 2 लिखा गया। फिर उसका नीचे जाओगे तो 3 3 आ जाएगा, फिर उसका नीचे जाओगे 4 4 आ जाएगा, फिर 5 5 आ जाएगा, फिर 6 6 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। अब देखो, वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग यन परिवार के तत्व भी कहते हैं, आपको याद होगा। वर्ग 15 के तत्व को किसको कहते हैं, यन परिवार का तत्व भी कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख तत्व तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में ही जिक्र करना है, लेकिन मैं कुछ बता दूं आपको पहले, तो बात आप समझेंगे। यन परिवार के तत्व भी इसको कहते हैं। दूसरा उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब ये कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, यानी वर्ग 15 के जो तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है या फास्फोरस, जो भी ये तत्व देख रहे हैं, आखिर ये कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। यानी जो नाइट्रोजन है, जो फास्फोरस है, जो आर्सेनिक है, जो एंटीमनी है, जो बिस्मथ है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी बात हो रही है। तो आप याद करिएगा, सबसे अधिक वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है, आप सब लोग जानते होंगे। दूसरा नंबर आता है फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है हमारे हड्डियों में पाया जाता है। हमारे जो दांत होते हैं, दांत में जो भी आप दांत, सबसे जो दांत बना है उसमें सबसे प्रमुख जो तत्व है आपका फास्फोरस है। तो फास्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों में पाया जाता है, फास्फोरस हमारे दांतों में पाया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस अयस्क के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा, जब भी आप वर्ग 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो n s पर 2 और n p पर 3 अवश्य आएगा। एकदम ध्यान रखना है, n s पर 2 n p पर 3 आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके n के जगह पर रख सकते हैं, जो भी आपको करके मैंने दिखाया है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बात करते हैं, इसको मिटा करके, तो आप क्या लिख सकते हैं उसमें। देखिए, पहले आपका जो तत्व है उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को होता है 7। तो मैंने कहा कि 7 के लिए अगर चाहें तो ये अच्छी लिख देंगे तो 2 ये लेकर चला जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा 2s पर 2 और 2p पर आप 3 लिख देंगे। 2s पर 2 2p पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अगर आप चाहते हैं फास्फोरस के लिए लिखना तो फास्फोरस के लिए 15 होता है, तो 15 के लिए आप नियान लिखेंगे तो 10 लेकर चला गया, 3s पर 2 और 3p पर 3 लिख देंगे। तो ये आपका देखिए 2 के बाद 3 आता है, 15 हो गया इसका। उसके बाद से आपका फास्फोरस के बाद जो अगली बातें होंगी, आर्सेनिक जिसका 33 होता है, इसका लिखना चाहें तो आर्गन लिख सकते हैं, 18 जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब 18 जा रहा है तो 15 बच रहा है।
5 बचता तो कोई दिक्कत नहीं होता, 5 बचता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 4s पर 2 आप 4p पर 3 लिख देते। लेकिन 15 बच रहा है तो यहाँ पर 3d पर आपको 10 लिखना है, 4s के ऊपर 2 लिखना है, 4p के ऊपर 3 लिखना है। ऐसी बातें आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे आप तो आर्सेनिक के बाद आपका एंटीमनी होता है Sb, जिसका 51 होता है। तो आप क्रिप्टॉन लिखेंगे 36 चला जाएगा, 36 से चला गया क्रिप्टॉन लिख दिए तो यहाँ से आपका एक 4s है, 4p है, तो यहाँ से 4d जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 5s पर 2, फिर 5p पर 6 हो जाएगा, 6 करे 3 हो जाएगा। ये बात आपकी रहेंगी। तभी ना 36 10 46 से 5 51 हो गया। उसके बाद एंटीमनी के बाद बिस्मथ है, और बिस्मथ की जो बात करेंगे 83 होता है। आप इसके लिए जिनान लिखेंगे, जब जिनान लिखेंगे तो 54 लेके चला जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बच रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बच रहा है। अभी आपके पास देखिए 54 हुआ है, अभी 29 तत्व चाहिए, तो 29 का मतलब अभी अब भी चाहिए। तो यहाँ पर 5 के बाद d आता है, तो 4 के बाद यहाँ आता है, तो पहले 4 यहाँ पर आप 14 लिखेंगे, तब 5d पर 10 लिखेंगे, तब 6x पर 2 लिखेंगे, तब 6p पर 3 लिखेंगे। इस तरीके से इन तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से आप कर सकते हैं। इन तत्वों का जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपको मालूम होना चाहिए Ns पर 2 और Np पर आपका 3 होता है, और इसी पर आप पूरा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। सबको समझ में आया बताओ? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, खूब ध्यान से समझना है, खूब ध्यान से समझना है। अगला जो आपका चीज़ है उसका नाम है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। जब आपकी बात करती है परमाणु त्रिज्या के, तो मैं थोड़ा सा एक तुम बताना चाहूँगा कि मान लो कोई ये परमाणु है, ये कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, इसके सबसे बाहरी कोश है। तो परमाणु के नाभिक और सबसे बाहरी कोश के जो बीच की दूरी होती है उसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक और इसके सबसे बाहर कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको आज इंग्लिश का पेपर है 11 का, मैं बताऊंगा कैसे पेपर आया है, समझे? सेकेंड पेपर के हम चर्चा करेंगे। तो ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी का हम लोग आता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, परमाणु त्रिज्या तो जान गए। तो एक बात मुझे बताओ, तुम लोग सब लोग बताओ, सब लोग देख करके सोच के बताओ कि अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो यही लिखा जाता है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा? तो साफ दिखाई दे रहा है बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि इसमें मात्र 2 ही कोष हैं, देख रहे हैं ना? तो पहला में 2 और फिर ये, इसमें जब आप नीचे आएंगे इसमें तो 3 हो जाएंगे, तो 3 और ही डिस्टेंसिंग बढ़ गया। तो इसका मतलब होता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या आता है? बढ़ता है। भाई जितने दूरी बढ़ेगी ना, सुन लो ध्यान से बात नहीं, परमाणु के नाभिक है, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच के जितने अधिक दूरी बढ़ेगी उसकी त्रिज्या उतनी अधिक होगी। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। एकदम आप याद रखिएगा इस चीज़ को, एकदम निश्चित रूप से आएगा। इसमें का प्रश्न बहुत अच्छा लगता है, सब बच्चे लोग लिख लेते हैं। आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है तो इसलिए बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं बुझा? अजीब ये बदल दी, अच्छा नहीं लग रहा, कल ये ठीक लगता। आयनिक एंथैल्पी आई है। आयनिक एंथैल्पी का मतलब जानते हैं? आयनिक एंथैल्पी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि, अच्छा पहले समझो, देखो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तनी समझो, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे? आयनन एंथैल्पी। अब ज़रा सोच के बताओ, सब लोग सोचो। मान लो कि ये परमाणु है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है ना, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, और मान लो कि ये परमाणु का नाभिक है, ये कोई कक्षक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसकी एंथैल्पी अधिक होगी? किसकी एंथैल्पी अधिक होगी? पहले वाला का अधिक होगी। अरे भाई इसको निकालने के, नाभिक के बहुत पास है ना, नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, बड़ी तेज़ी से आकर्षित करेगा, लगे रहेगा। तो इसको हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो समझना, तो नहीं समझ? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, पास है, तो दोनों में अट्रैक्शन अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, नाभिक धनावेशित होता है, तो दोनों में अट्रैक्शन माने आकर्षण अधिक है। जब आकर्षण अधिक है तो इसको बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक शक्ति की ज़रूरत होगी, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत अधिक एंथैल्पी का आवश्यकता होगी। तो बहुत अधिक एंथैल्पी का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पास होगा इसका एंथैल्पी अधिक होगी, आयन एंथैल्पी अधिक होगी।
और जो दूर है तनी, तो मान लीजिए प्लस है, प्लस है माइनस यहाँ पर है, तो इसको आप हटाने के लिए, दूर करने के लिए कम एंथैल्पी में अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, खूब ध्यान से समझिए, जब वर्ग 15 में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। आयन एंथैल्पी का मान घटता है, माने दूरी बढ़ती है यार। पहले 5 था, तो आयन एंथैल्पी अधिक लग रही थी इसको अलग करने के लिए। अब तनी दूरी बढ़ा तो कम हो, तनहरी कम, तनहरी कम, तनहरी कम, तनहरी कम, अरे कम लेकिन रम, कम लेकिन रम। तो ये होता है आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तब। चलिए यहाँ पर कुछ आयन एंथैल्पी का मान दिया है, आप याद भी कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आयन एंथैल्पी के बारे में कोई पूछे तो कुछ मानों को ज़रूर आप याद रखेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आयन एंथैल्पी का मान करेगा तो बस इतना याद जरूर रखना कि ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आयन एंथैल्पी का मान होता है वह क्या होता है? घटता है। अब देखिए ना, परिसंख्या किताब में आप लिखे भी होंगे, नाइट्रोजन का 14 से 2 दिया है। सुनो बहुत ध्यान से, नाइट्रोजन का जो आयन एंथैल्पी है 14 से 2 दिया है। किसका? नाइट्रोजन का। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस का आपका 1012 दिया है, 1012 दिया है पी का। उसके बाद से 947 दिया है, उसके बाद से आपका 834 दिया है, उसके बाद से आपका 703 दिया है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देख रहे हैं ना घट रहा है किस तरीके से। अगर किताब में दिखाया घट रहा है। नाइट्रोजन के सबसे अधिक है, देख ही रहे 14 से 2 एंथैल्पी। पूछे कि सबसे अधिक आयन एंथैल्पी किसका होता है तो क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का। बात समझ रहे हैं? नाइट्रोजन का आयन एंथैल्पी सबसे अधिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत पास होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत पास होता है, इसको दूर करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कुछ याद हुआ? सबसे अधिक आयन एंथैल्पी किसका? क्यों? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बहुत नाभिक के पास रहते हैं इसलिए। और सबसे कम एंथैल्पी किसका? क्या कि भाई दूरी होते हैं भाई, बहुत इसके बीच की जो डिस्टेंसिंग होती है अधिक होती है। चलिए आयन एंथैल्पी पे सब लोग जान गए। तो देखिए लिखा है वर्ग 15 के तत्व के आयन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। देख लेना, इतना हेडिंग आपका है। अच्छा सुनो, आपसे प्रश्न कहेगा कि वर्ग 15 के तत्वों का आवाज सारणी में विवेचना कीजिए, तो पूरा लिख करके विवेचना कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? ना लिखा जाइए, आर एक आध को छूट जाएगा तभी कोई बात नहीं है। चलिए भौतिक विद्युतीयत्मकता पर आ जाइए। अच्छा, विद्युतीयत्मकता का मतलब जानते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को विद्युतीयत्मकता कहते हैं। जरा सोच के बताओ मुझे, अगर विद्युतीयत्मकता की जब भी बात करें तो आप एक ट्रिक याद किए हैं का? फोन कल बिहार से आई, ये ट्रिक है। फ़ोन कल बिहार से आई। तंजलि ले सकते हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं हम लोग। ये फ्लोरीन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। तो जब वर्ग में हम लोग ऊपर से सबसे अधिक विद्युतीयत्मकता किसकी हो रही है? नाइट्रोजन की। सबसे अधिक विद्युतीयत्मकता नाइट्रोजन की, हालांकि सबसे अधिक होता है फ्लोरीन की। पूरी आवाज़ सारणी है फ्लोरीन की। देख रहे हैं फ्लोरीन की तबाक से इसका 4 होता है, इसका लगभग 3.66 आता है, इसका नाइट्रोजन का लगभग 3.5 आता है। लेकिन सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। लेकिन इस वर्ग की बात हो रही है, वर्ग 15 की बात हो रही है, तो वर्ग 15 में सबसे अधिक नाइट्रोजन का है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नाइट्रोजन का अधिक है, घटता हुआ नीचे आ रहा है। यानी वर्ग 15 में हम लोग देखो लिखा भी गया है कि वर्ग 15 में नीचे की तरफ जाने पर घटता है। एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। चलिए भौतिक गुण आ जाइए, देख देख के कहा कैसे बताएंगे। नाइट्रोजन N2 जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। द्विपरमाणुक होता है क्योंकि इसके नीचे 2 है। पी आपका जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, धातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वो धातु है। बिस्मथ क्या आपका? धातु है। सब भौतिक गुण में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण के बारे में क्या समझते हैं, तो जो समझते हैं वो लिख लेंगे कि नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, पी आपका ठोस अवस्था में फास्फोरस है, और धातु होता है आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु होता है, बिस्मथ आपका धातु होता है। और सुनो अबे बाबू, आपकी कंप्लेन बहुत आती है, पढ़ाई नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सबसे मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि 12 हाँ चलो, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक, ये सब जान गए। हाँ देखिए रासायनिक गुण में आ जाते नहीं, समझ लीजिए सब लोग। रासायनिक गुण में केवल कैसे क्रिया करते हैं सब ये। तो एक बार ये जो मिटा देते हैं, ये जो देख रहे हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्रिया किससे करता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से क्रिया करता है। जब हाइड्रोजन से करते देखो ये बनाए हैं अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड, ये जितने बनाए हैं उसमें अगर कोई पूछ दे कि क्षारकता के घटते हुए क्रम में सबसे क्षारीय अधिक कौन होता है? अमोनिया। आप पढ़े भी होंगे।
और ये उससे कम, ये उससे कम, सब कम, माने कमी इसकी होती चली जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि अमोनिया के माने वर्ग 15 में सबसे अधिक क्षारीय गुण किसका होता है, तो अमोनिया का होता है, लिखा जाएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या का होता है तो +3 और -5 दोनों होता है, आप लिख सकते हो उसमें। डाई नाइट्रोजन के बारे में आइए पहले ही जानिए। डाई नाइट्रोजन जो होता है इसको N2 से प्रदर्शित करते हैं। ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल में क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। डाई नाइट्रोजन जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। नाइट्रोजन का उपयोग आपको याद होगा कि सीमन जो गायों में वगैरह में डाला जाता है -1 से 96 डिग्री सेल्सियस पर, याद करिएगा, माइनस में उसी सीमन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, इस नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग निष्क्रिय वातावरण को बनाने में भी करते हैं। जैसे मान लो कहीं धूल का कण है, कहीं वायु है, कहीं नमी है, उसको हटाने के लिए भी हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। चिप्स वाला पैकेट में, चाहे बिस्कुट, जो भी नमकीन वाला पैकेट होता है, सब में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की इतनी बात हुई, तो बनाने के बाद भी हम लोग जान जाए। तो देखो, सबसे पहले नवसाधर लेंगे NH4Cl, ये नवसाधर के सूत्र है बाबू, अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। और सोडियम नाइट्राइट लेंगे NaNO2। तो ध्यान से आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए ना, ए बाबू का काफ़ी में देखा था नंबर है, देखा कितना स्टाइल में पढ़ा जाता, लालका से लिखा था, ब्लैक से लिख दिया बा। चलो, हम नवसाधर के सूत्र NH4Cl, इस सुनोगे तो याद हो जाएगा एक ही बार में। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। जब दोनों में क्रिया होता है तो देखो ध्यान से, N2 बाहर है, क्या है भाई, एगो यन है, एगो यन, 2 यन है, दोनों यन मिलकर बाहर हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 गो, तो 2H2O बनेगा और प्लस NaCl बनेगा, तो NaCl बन जाए। इसका नाम होगा जल, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। अब आइए अमोनिया पर आइए। अमोनिया भी एक गंध, इनमें गंध पाया जाता है, गंधहीन गैस नहीं होता है, गंध पाया जाता है। आप जानते होंगे कि अमोनिया जो होता है एक प्रकार का बहुत ही माने एक तरीके से माने विषैला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। यह अधिक गंदगी वाले स्थानों पर अमोनिया गैस पाया जाता है। अमोनिया जो गैस होता है इसका प्रयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, यानी जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर अमोनिया गैस का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए, अमोनिया को बनाने के लिए बहुत प्यारा सा विधि होता है, एक हैबर विधि। बहुत बच्चे शायद बनाए भी होंगे, अगर प्रोजेक्ट फाइल पर अगर बनाना चाहे होंगे, तो नहीं बनाएंगे तभी कोई बात नहीं, बनाए हैं ना सब लोग, बना के तो आप तक छोड़ दीजिए। आप तो बोर्ड के पेपर बाधे होगा तो कहाँ उसकी बात कर रही है। चलो, इसमें नाइट्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। हैबर विधि में नाइट्रोजन लेंगे, क्या लेंगे, हैबर नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। नाइट्रोजन लीजिए, क्योंकि आपको अमोनिया बनाना है तो NH3 बनाना है, तो आप नाइट्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और दोनों को Fe की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपका अमोनिया बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल आइए, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप सोडियम नाइट्राइट लेंगे, NaNO3 ले लेंगे। बहुत देखो, पहले नाइट्रिक अम्ल के बारे में जानो। नाइट्रिक अम्ल बहुत प्रबल अम्ल होता है, ये त्वचा पर गिर जाता है, त्वचा को जला सकता है। तो प्रयोगशाला बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इसको मिला देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, प्लस नाइट्रिक अम्ल बनता है। सोडियम हाइड्रोजन क्या बनता है, सल्फेट बनता है, और प्लस आपका क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में आप नाइट्रिक अम्ल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद से फास्फोरस का, और फास्फोरस के अप्रूव की बात होगी तो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस को P से प्रदर्शित करता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, फास्फोरस को P से प्रदर्शित करता है। इसका परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो 15 होता है, 15 होता है। क्या है भाई यार, सामने ही नजर आ रहा है, 15 है दबा, ठीक है। और इसके 3 अपरूप होते हैं, श्वेत फास्फोरस होता है, और एक लाल फास्फोरस होता है, और एक काला फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस को हम लोग P4 से प्रदर्शित करते हैं, लाल को और काला को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं आपका। देखिए ध्यान से बस जानिएगा कि श्वेत फास्फोरस जो होता है तनी ऐसा अधिक क्रियाशील होता है। इसको हम लोग जल में रख करके काटते हैं, नीरज तनी जाके इन्वर्टर बंद कर दो। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, श्वेत जो फास्फोरस होता है उसको हम लोग जल में रख कर ही काटते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, विषैला भी होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस जान गए, काला फास्फोरस भी जान जाइएगा। तो इसमें जो होता है आपका थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि श्वेत फास्फोरस को बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं विधि, उसका नाम होता है, याद कर लो सब लोग, ये बहुत माने विषैला होता है, जल में विलय होता है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। CH2 का नाम सुनेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फास्फोरस होता है, वह विलय होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि फास्फोरस में माने फास्फोरस का ये तो मान लीजिए एक तरीके से दीप्त होता है, अंधेरे में रख देंगे ना किसको, श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में रख देंगे तो उसमें से प्रकाश बाहर निकलता है। याद करिएगा, अंधेरे में रखने पर क्या होता है, प्रकाश बाहर निकल जाता है, किससे, श्वेत फास्फोरस से, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। अब बात हो रही है जिसकी सफ़ेद फास्फोरस के बाद आपका लाल फास्फोरस का होता है। लाल फास्फोरस का निर्माण श्वेत फास्फोरस होता है।
जो लाल फास्फोरस होता है इसका निर्माण किससे होता है? श्वेत फास्फोरस से, माने लाल फास्फोरस का निर्माण श्वेत फास्फोरस आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला फास्फोरस भी देख लेंगे। ये काले रंग का होता है, ये भी जल में अघुलनशील होता है, माने ये भी जल में नहीं घुलता है। कौन? काला फास्फोरस। लेकिन अगर उसको CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, CH2 का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालेंगे तो क्या होता है आपका? काला फास्फोरस घुल जाता है। उसके बाद आपका एक होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सब लोग याद करो आज, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है PCl3। और ये देखो, जब श्वेत फास्फोरस P4 होता है, श्वेत फास्फोरस को देखो P4 ही कहते हैं हम लोग, आप प्लस क्लोरीन मिला देते हैं, क्योंकि आपको PCl3 बनाना है तो क्लोरीन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो हम लोग श्वेत फास्फोरस लेते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं, जिसका सूत्र होता है PCl5। P से फास्फोरस, पेंटा के 5, Cl के क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं तो फास्फोरस बनता है प्लस क्लोरीन, माने फास्फोरस और क्लोरीन मिला देते हैं तो आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। ठीक है। उसके बाद से एक और चीज़ आप पढ़े थे, फास्फीन। तो फास्फीन को बनाने के लिए, फास्फीन को, इसमें मछली जैसी गंध आती है। फास्फीन में किसके जैसी? मछली जैसी गंध आती है। तो फास्फीन कैसे बनाते हैं? फास्फीन भी एक प्रकार का विषैला गैस होता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं बाबू? देखो, श्वेत फास्फोरस लेंगे P4, जो श्वेत फास्फोरस होता है P4, उसके लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेते हैं और जल मिला देते हैं तो फास्फीन बनता है और सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बनता है। इस प्रकार से आपका बन जाता है। माने श्वेत फास्फोरस लेंगे P4, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और जल मिला देंगे तो आपका फास्फीन क्या होता है? बन जाता है। बना लोगे? अब सुनो ध्यान से तुम लोग, सब लोग वर्ग